हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे रस आदि धातु की वृद्धि अष्टांग हृदय के अनुसार या आचार्य बागभट के अनुसार। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातुएं हैं, अगर इनके अमाउंट में, इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो शरीर में या बॉडी में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं उनकी वृद्धि से, वो अष्टांग हृदय ने क्या बताए हैं, अष्टांग हृदय संहिता में क्या वर्णित है, या अष्टांग हृदय के रचयिता आचार्य बागभट ने क्या बताए हैं, वो देखेंगे आज हम इस वीडियो में। और गाइज, आपको मैं बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियोस जो चैनल पर अपलोड की गई हैं उसमें बहुत सारे आयुर्वेद के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि दोषों की त्रिविध गति, दोषों का मूल कारण, दोष प्रकोप के 3 कारण, बात पित्त कफ तीनों का वर्णन आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य के अनुसार, आचार्य बागवट के अनुसार, उनका उनका गुण, कर्म, स्थान, उनके प्रकार प्रकार के कर्म और स्थान, और कोष्ठ के प्रकार, और उनका बात पित्त कफ का प्रभाव कोष्ठ पर, और देह प्रकृति का वर्णन आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट के अनुसार, और जठराग्नि की विकृति से होने वाले रोग और उसकी चिकित्सा और उसकी महत्ता, और उसकी विवेचना न हो पाना, इसका रीजन, और जठराग्नि में सहायक वायुएं, जो वायु जेठानी को सहायता प्रदान करती हैं, वो भी आचार्य सुश्रुत के अनुसार देख लिया गया है। प्राकृत विकृत वात पित्त कफ के कर्म आचार्य चरक के अनुसार, जठराग्नि पर दोषों का प्रभाव आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और बागभट के अनुसार, और चिकित्सा के चतुष्पाद आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट के अनुसार, और आयुर्वेद के 8 अंग एवं अवतरण प्रयोजन, और आयुर्वेद के 8 अंग का कंपैरिजन। तो ये सारी वीडियोज और बहुत सारी वीडियोज हैं जो चैनल पर अपलोड की गई हैं, तो आप चैनल पर जाके वीडियोज चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं रस आदि धातु की वृद्धि अष्टांग हृदय के अनुसार के श्लोक को देखते हैं। सबसे पहले आता है रस धातु की वृद्धि का श्लोक। तो रस धातु की वृद्धि के श्लोक को देखते हैं। रसो अपि श्लेष्मवत्, इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र सन 11 दोष आदि विज्ञानी अध्याय का 8 श्लोक। तो बड़े हुए रस धातु का लक्षण उपयुक्त व्रत कफ दोष के समान होता है। तो जो जब रस धातु बढ़ जाता है तो जो लक्षण होते हैं सेम वही लक्षण होते हैं जब कफ दोष बढ़ जाता है। तो जो कफ दोष के बढ़ने के, कफ दोष जब हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ होता है तो जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वही रस दोष के बढ़ने पर होते हैं। तो अब हम देखेंगे कफ दोष के बढ़ने पर क्या लक्षण होते हैं। तो जो कफ दोष के लक्षण पता चल जाएंगे तो वो रस दोष के भी हम जान जाएंगे। तो देखते हैं कफ दोष के बढ़ने से क्या लक्षण होते हैं। श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब होता है कफ। अग्नि सदन, प्रसेक, आलस्य, आलस्य गौरवम, स्वैत्य शैत्य, स्लथा अंगत्वम, श्वास कास अति निदता। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11 चैप्टर। 11 चैप्टर का नाम है दोष आदि विज्ञानी अध्याय का 7th and 8th श्लोक। तो सबसे पहला है अग्नि सदन। अग्नि सदन का मतलब होता है अग्निमांद्य, फिर है प्रशेक, फिर है आलस्य, फिर है गौरव, फिर है श्वैत्य, फिर है शैत्य, फिर है स्थल अंगता, फिर है श्वास कास एवं अधिनिद्रा। अब इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। अग्नि सदन, अग्नि का मांद्य। तो अगर रस धातु हमारी बॉडी में बढ़ रही है तो अग्नि का मांद्य कैसे हो जाएगा, इसको थोड़ा केमिस्ट्री से हम कोरिलेट करके देखते हैं। जैसे केमिस्ट्री में एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है। अगर हम रस को प्रोडक्ट माने, और रस किसका प्रोडक्ट है, रस आहार का प्रोडक्ट, ये तो होता ही है, ये तो फैक्ट है कि रस जो है वो आहार रस है। आहार का जो डाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो रस बनता है, उसे रस कहते हैं। तो रस अगर प्रोडक्ट साइड पे है और लेफ्ट हैंड साइड पे डाइजेशन है, तो डाइजेशन अगर ज़्यादा हुआ तो रस की वृद्धि ज़्यादा हो गई। तो रस अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगा, रिएक्शन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि डाइजेशन स्लो हो जाएगा। डाइजेशन जब स्लो होने लगेगा तो हमारी अग्निमांद्य हो जाएगी। ये जस्ट कोरिलेशन है, समझाने के लिए कि ऐसा होता होगा। तो अग्नि सदन, अग्निमांद्य यानी कि डाइजेशन का स्लो होना, अग्नि अग्नि यानी कि पित्त से डाइजेशन का स्लो हो जाना। तो डाइजेशन स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि रस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है। ठीक है, फिर है प्रसेक। प्रसेक मतलब लालाश्राव यानी कि सलाइवेशन, क्योंकि रस की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो गई है तो उसे एक्सक्रीट करना है, उसे बाहर निकालना है, तो इसलिए लालाश्राव होता है, इनकी प्रसेक होता है यानी कि सलाइवेशन होता है। फिर है आलस्य। आलस्य मतलब लेजीनेस आती है, और गौरव मतलब अंगों में भारीपन रहता है। जब रस की क्वांटिटी मन में ज़्यादा बढ़ गई है, उसका अमाउंट बढ़ गया है, तो अंगों में भारीपन रहता है कि अंग बहुत हैवी हो गया, हमारी बॉडी हैवी हो गई है। ठीक है, फिर श्वेत। श्वेत मतलब शुक्लमर्ता। अब ये कफ का जब वृद्धि होती है तो जो सिम्टम्स आते हैं वो है श्वेत। श्वेत मतलब शुक्लमर्ता यानी कि वाइटनेस। तो कफ का तो जो प्राकृत वर्ण है वो तो है ही वाइट, और रस का और कफ का जो वृद्धि के लक्षण है वो सेम है, तो रस में भी श्वेता यानी कि वाइटनेस आती है। फिर है शैत्य। शैत्य मतलब शीतलता। शीतलता मतलब जो कफ है, कफ का भी गुण है शीतलता, और शीतलता और रस का भी गुण है, रस का भी गुण वही होगा क्योंकि रस और कफ के लक्षण सेम है, तो उसमें शीतलता आती है। फिर है शिथिलांगता। शिथिलांगता मतलब देह में शैथिल्य।
देह में शिथिल, जैसे कि हम किसी को मार्च पास करते हुए देखते हैं, वो कैसे बॉडी को इतनी स्ट्रेट करके स्ट्रेट करके स्मार्ट वे में मार्च पास करते हैं, तो मार्च पास के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हमारी बॉडी शिथिल हो जाएगी, मतलब हाथ पैर लटकने लगेंगे और हम ढीले ढाले होके ऐसे चलेंगे। तो ये किसके लक्षण है? रस की वृद्धि होने के लक्षण है। फिर है श्वास, श्वास मतलब अस्थमा, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस के टाइमिंग में और उसके नंबर्स में कितना एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन हो रहा है उसमें चेंजेस हो जाना, तो वो अस्थमा यानी कि श्वास। और फिर कास, कास मतलब कफ और अति निद्रा। अब देखिए, आलस हो रहा है, अग्निसदन हो रहा है और गौरव सही में हैवीपन भी है और शैत्य, शीतलता भी लग रही है। तो शीतलता लगेगी तो मन करेगा हम चादर ओढ़ के सो जाएँ, तो अति निद्रा। मन करेगा हम सोते ही रहें, गर्मी में लेटे रहें, तो अति निद्रा आ जाएगी। तो ये अति निद्रा किसका लक्षण है? रस की अति वृद्धि होने के। ठीक है गाइस? अब देखते हैं रक्त धातु की वृद्धि के लक्षण। रक्त धातु की वृद्धि के श्लोक पर देखते हैं। रक्तम विसर्प प्लीहा विदधीन कुष्ठ बाद अश्र पित्त अश्र गुल्म उपकुश कामिला व्यंग अग्निनाश सम्मो रक्त तुंग नेत्र मूत्रता। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11 चैप्टर यानी कि दो शादी विज्ञानी अध्याय का 8 एंड 9 श्लोक। तो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। रक्त से विसर्प होता है, प्लीहा प्लीहा रोग होते हैं, विदधि होती है, कुष्ठ होता है, वात रक्त होता है, पित्त रक्त होता है यानी कि रक्त पित्त होता है, गुल्म होता है, उपकुश होता है, कामला होती है, व्यंग अग्निसाद अग्निनाश सम्मोह रक्त त्वंग नेत्र त्वचा और नेत्र और मूत्र का रक्त वर्ण हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। व्रत रक्त धातु से विसर्प होता है, क्योंकि विसर्प में पित्त इन्वॉल्व होता है और पित्त और रक्त के समान धर्मी होते हैं, तो रक्त बढ़ेगा तो पित्त में भी डिफॉर्मिटी आएगी, तो इससे विसर्प होता है। फिर आता है प्लीहा रोग। प्लीहा जो होता है वो होता है स्प्लीन, और स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जब रक्त बढ़ रहा है तो स्प्लीन के फंक्शन में भी चेंजेस आएंगे, तो इससे प्लीहा रोग होंगे। फिर है विदधि। विदधि भी रक्त से रिलेटेड है, तो उसमें भी विदधि होगी। और कुष्ठ, कुष्ठ जो होता है, कुष्ठ को देखें तो कुष्ठ जो है वो है सप्तको द्रव्य संग्रह। कुष्ठ सप्त द्रव्य संग्रह, कुष्ठ में जो होता है रक्त, लसिका, त्वचा, मांस, वात, पित्त का फिर सप्त द्रव्य संग्रह, इन संग्रह से होता है। और ये सारे दूष्य हैं, ये सारी धातु हैं, वात पित्त का भी धातु का ही काम करते हैं। जब ये दूषित हो जाते हैं तो रक्त, लसिका, त्वचा, मांस, तो इसमें रक्त है तो इसलिए कुष्ठ होता है। और विसर्प जो हमने देखा, विसर्प में होता है विज्ञा सप्त धातु का। विज्ञा सप्त धातु का 7 धातुएं दूषित होती है, तो इसमें भी रक्त, लसिका, त्वचा, मांस, वात, पित्त कफ दूषित होते हैं, तो इसमें रक्त है, तो इसलिए विसर्प भी रक्त की वृद्धि से होता है और कुष्ठ भी रक्त की वृद्धि से होता है। ये जो 7 धातु है ये कुष्ठ में भी सप्त द्रव्य संग्रह है कुष्ठ में, और विसर्प में है विज्ञा सप्त धातु का। ठीक है? फिर है बात अशक। बात अशक वात शोणी, शोणी मतलब होता है रक्त, तो ये तो रक्त की वृद्धि से होगा ही। पित्त रक्त यानी कि रक्त पित्त, रक्त पित्त में भी रक्त है तो रक्त की वृद्धि से होगा। फिर है गुल्म, गुल्म भी होता है। उपकुश होता है, उपकुश में से अदंत मासज रोग। अदंत मासज मतलब जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो हमारे गम्स होते हैं, उनमें जो रोग होता है वो भी उपकुश, वो भी रक्त की वृद्धि से होता है। फिर है कामला। कामला मतलब जॉन्डिस, और जॉन्डिस जो होता है वो होता है हाई लेवल ऑफ ब्लूरिबिन इन द ब्लड। जब ब्लूरिबिन्स का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो वो जॉन्डिस होता है, और जॉन्डिस को हम कामला से कोरिलेट कर सकते हैं आयुर्वेद में। और बिलिरुबिन इज अ नॉर्मल ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब हमारी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो बिलिरुबिन फॉर्म होता है उससे। जब बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो जॉन्डिस होता है। तो इसमें मेन फैक्टर क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, और आरबीसी किसका पार्ट है? रक्त का, इसलिए रक्त की वृद्धि से कामला भी होगा। व्यंग जो होगा, व्यंग मतलब श्याम मंडल, श्याम मंडल इसमें श्याम कलर का मंडल यानी कि सर्कुलर मंडल होता है, सर्कुलर सर्कुलर ब्लैक कलर का, यानी कि उसे व्यंग यानी कि मस्सा कह सकते हैं, वाट्स। तो ये भी रक्त से होता है। और हमें पता ही है जो रक्त भी समान धर्मी है, और रक्त की हमने इससे पहले वाली वीडियोस में फंक्शन देखे थे। रक्त जो है वर्ण प्रसादक है। वर्ण प्रसादक है यानी कि स्किन के कलर को प्रसाद करता है, मतलब उसके स्किन के कलर को मेंटेन करता है। तो जब व्यंग हो रहा है तो स्किन के कलर स्किन में हो रहा है ये, तो इसलिए रक्त की वृद्धि से होगा। फिर है अग्निनाश समूह, समूह मतलब मूर्छा, और त्वचा, नेत्र एवं मूत्र का रक्त वर्ण का हो जाना। त्वचा मतलब हमारी स्किन, नेत्र मतलब आइज, और मूत्र मतलब यूरिन, वो भी रक्त वर्ण की हो जाती है। तो ये किससे हो जाते हैं? रक्त धातु की वृद्धि से होते हैं। ये गाइस, अब हम देखेंगे मांस धातु की वृद्धि के लक्षण। मांस, गंड, अर्बुद, ग्रंथि, गंडो, उदर वृद्धिता, कंठ आदि, अधिष्ठान, अधिमासम, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर का दोष आदि विज्ञानीय अध्याय। तो इसका मीनिंग देखते हैं श्लोक का। वृद्ध मांस धातु गंड रोग। गंड रोग जो होता है उसे ग्वाइटर कहते हैं, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो ग्वाइटर और
गलगंड कह सकते हैं उसको, और अर्बुद, अर्बुद मतलब ट्यूमर कह सकते हैं। ग्रंथि रोग, ग्रंथि मतलब सिस्ट कह सकते हैं। गंडस्थल, गंडस्थल मतलब हम गंडस्थल को गंडस्थल को चीक रीजन कह सकते हैं और टेम्पोरल रीजन भी कह सकते हैं। और उरु मतलब थाइज, और उदर मतलब यानी कि हमारा अ, उधर मतलब स्टमक या एब्डोमेन, और तथा कंठ आदि, जीवा एवं तालु। कंठ मतलब हमारा थ्रोट, उसमें जीवा और तालु आदि में अधिमास, मांस के ऊपर मांस उत्पन्न करता है। अधिमास मतलब होता है मांस के ऊपर और ज्यादा मांस हो जाना। तो बदमास क्या करता है, गंड रोग करता है, जो कि ग्वाइटर में होता है, यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी जो हमारे ग्वाइटर हो जाता है। और अर्बुद, अर्बुद मतलब ट्यूमर, और ग्रंथि रोग मतलब सिस्ट, और गंडस्थल मतलब चीक रीजन, चीक रीजन हमारे गाल बहुत फूले फूले लगेंगे। और उरु मतलब थाइज, थाइज भी मोटी हो जाएंगी। और उदर यानी कि हमारे एब्डोमेन में मांस बढ़ जाएगा। और कंठ आदि गले में और जीवा में, जीवा भी मोटी पड़ जाएगी मांस से। और कंठ में भी, तालू में भी मांस का डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये क्या है, अधिमास होते हैं। ये किससे होते हैं, मांस की अधिक वृद्धि से होते हैं। मांस धातु जब अधिक बढ़ जाती है तब होते हैं। फिर है मेदो धातु, मेदो धातु की वृद्धि से क्या होता है, तन तवन मेद स्थिता शमम अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम स्फिक्त स्तन उदर लंबनम। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र संख्या 11 श्लोक का, 11 चैप्टर का 10th एंड 11th श्लोक। तो बढ़ा हुआ मेदो धातु मांस धातु की वृद्धि के समान गंडादि रोग उत्पन्न करता है। तो मांस धातु में जो हमने रोग देखे, गंड रोग, अर्बुद रोग, ग्रंथि रोग, गंड स्थल, उदर और कंठ आदि में मांस का बढ़ जाना, तो ये मेदो धातु से भी होते हैं, मेदो धातु की वृद्धि से भी होते हैं। और अल्प चेष्टा से श्वास की गति बढ़ जाती है। अगर हम कह सकते हैं थोड़ा सा जीना भी चल लेते हैं, स्टेयर्स पे चढ़ जाते हैं, तो उससे हमारी सांस फूलने लगती है, हमें श्वास रोग हो जाता है, हमारी जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस है वो फास्ट होने लगता है। और स्फिक प्रदेश स्तन एवं उदर स्थूलता के कारण लटकने लगता है। तो स्फिक मतलब हमारा हिप रीजन, और स्तन मतलब ब्रेस्ट, और उधर मतलब एब्डोमेन, ये इसमें इतना फैट्स डिपॉजिट हो जाता है कि ये लटकने लगते हैं। जितनी बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, गठित सुगठित अंग प्रत्यंग होना चाहिए, तो सुगठित अंग प्रत्यंग से डिफरेंट हो जाता है, ये लटकने लगते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मेदो धातु से। अब देखते हैं अस्थि धातु से। तो अस्थि धातु का देखते हैं, अस्थियस्थ्य स्थ अधि दंताश। तो ये है अष्टांग हृदय सूत्र संख्या 11 चैप्टर का 11 श्लोक। तो अस्थि धातु के वृद्ध होने पर अध्य अस्थि, अधिक अस्थि या अस्थि के ऊपर अस्थि तथा अधिदंत, अधिक दांत या दांत के ऊपर दांत उत्पन्न हो जाता है। तो अस्थि धातु के वृद्ध होने से अध्य अस्थि, अध्य अस्थि को कहते हैं एपिफाइसिस, एक्सपेंडेड एंड ऑफ द बोन्स, बोन के एंड जो है वो एक्सपेंड हो जाए, उसे कहते हैं अध्य अस्थि या कि एपिफाइसिस। तो ये हो जाता है। तथा अधिदंत, अधिदंत को कहते हैं अ टूथ ग्रोइंग ओवर अदर टूथ, अगर एक टूथ के ऊपर दूसरा दांत बनने लगे तो उसे कहते हैं अधिदंत। तो ये दोनों होते हैं जब अस्थि धातु की वृद्धि हो जाती है अष्टांग हृदय के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं मज्जा धातु की वृद्धि के लक्षण। मज्जा नेत्र अंग गौर एवं परवशु स्थूल मूलानी कुर्यात कृच्छाणी अरुचि चा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र सांख्य 11 चैप्टर का 11 एंड 12 श्लोक। मज्जा धातु की वृद्धि होने पर नेत्र तथा अंगों शरीर में भारीपन, परवशु अंगुलियों की संधियों में स्थूल मूल वाली तथा कसाध्य अनुशिका उत्पन्न होने हो जाती है। तो मज्जा धातु की वृद्धि होती है तो नेत्र, जो हमारे आइज हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें हैवीनेस आ जाती है, भारीपन आने लगता है। और जो अंगुलियों की, जो हमारे फिंगर्स हैं, उनके जो जॉइंट्स हैं फिंगर्स में, वो मोटे हो जाते हैं। और कस साध्य अनुशिका मतलब सॉरी मोटे नहीं होते, उनमें स्थूल मोटी सी कर साध्य अनुशिका, अनुशिका मतलब पीडिकाएं होती है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं दाने, कह सकते हैं दाने कई तरह की होती हैं, अनुष्का बन जाती है। तो वो कस साध्य होती हैं, वो किससे बनती हैं, जब मज्जा धातु की अधिक वृद्धि हो जाती है। तो मज्जा धातु की अधिक वृद्धि होती है तो क्या होता है, नेत्र में और अंगों में गुरुता हो जाती है, अंगुलियों की संधियों में स्थूल मूल वाली तथा कस साध्य अनुशिका बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं शुक्र धातु की वृद्धि के लक्षण। जब शुक्र धातु की वृद्धि होती है तो अति स्त्री कामता, वृद्धम शुक्रम, शुक्र अश्मरी अश्मरी अपी। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर का 12 श्लोक। तो शुक्र धातु के बढ़ने पर पुनः पुनः स्त्री संघ की इच्छा होती है एवं शुक्र अश्मरी उत्पन्न हो जाती है। तो जब शुक्र धातु बढ़ जाती है तो इंटरकोर्स करने का ज़्यादा मन करता है, और शुक्र अश्मरी बन जाती है। शुक्र अश्मरी में जो वीर्य की स्खलित होने समय रोकने से निकलती है। जब वीर्य का सीमन का इजैकुलेशन होने वाला होता है, लेकिन हम उसको रोक लेते हैं, तो अगर ऐसा हम बार बार करेंगे तो हमारी शुक्र अश्मरी बन जाएगी। तो शुक्र अश्मरी बन जाएगी, तो स्टोन बन जाएगा शुक्र का। ठीक है, सीमन के रोकने से, इजैकुलेशन को रोकने से। ठीक है, तो गाइस, तो ये थे शुक्र धातु की वृद्धि के कारण और मज्जा धातु की वृद्धि के कारण। फिर उससे पहले हमने देखे अस्थि धातु की वृद्धि के लक्षण, फिर मेदो धातु वृद्धि के लक्षण, फिर मांस धातु वृद्धि के लक्षण, फिर उससे पहले देखे थे रक्त धातु वृद्धि के लक्षण, फिर उससे पहले देखे थे रस धातु वृद्धि के लक्षण। तो गाइस, ये थे रस आदि धातुओं की वृद्धि के लक्षण अष्टांग हृदय के अनुसार। इससे आगे आने वाले वीडियोज में हम रस आदि धातुओं की वृद्धि के लक्षण आश्चर्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। कौन है?